कम इन सर? यस कम। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ओके। आप टीचर हैं आई थिंक? जी सर। टीचर हैं, ग्रेड सेकंड? नहीं सर, थर्ड ग्रेड में लेवल 2। लेवल 2? जी सर। ये क्या होता है लेवल 2? लेवल 1 क्या होता है? सर लेवल 1 के तहत जो BSTCQ होते हैं सर, वे क्लास फर्स्ट से 5th तक पढ़ाते हैं, और लेवल 2 वाले सर 6 to 8 पढ़ाते हैं, BEd की होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जी सर। जो प्राइमरी एजुकेशन है एंड अपर प्राइमरी, जी सर। दोनों अलग अलग ग्रुप के बच्चे होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। जी सर। दोनों के पढ़ाने के तरीके में क्या डिफरेंस होता है? जी सर। सर जब फर्स्ट से 5th की बात करें सर, तो एक तो बच्चे घर से आते हैं, तो उनके घर से अगर माहौल से जोड़ के पढ़ाया जाए, तो फर्स्ट से 5th में इस बात का ध्यान रखना है कि घर से माहौल से जोड़कर, परिवेश से जोड़कर पढ़ाना होगा, और उन बच्चों को वही प्यार दुलार घर वालों की तरह दें, तो फिर बच्चों में सीखने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। और सर जब 6 to 8 आते हैं, तो काफ़ी ज्ञान है वो फिर फर्स्ट से 5th वाला बस सेम ही होता है, तो उसको वापस इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है। एक तरफ राजस्थान गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेके काफ़ी जी सर। प्रयास किए, उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले। जी सर। दूसरी तरफ हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जी सर। उसमें मातृभाषा में एजुकेशन की बात हुई है। जी सर। तो आपको क्या लगता है, मातृभाषा में एजुकेशन देनी है हमें या इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देनी चाहिए? जी सर। सर नई एजुकेशन पॉलिसी मातृभाषा की बात की गई है, और सर जो महात्मा गांधी स्कूल खुल गए, उन्होंने एक विकल्प प्रदान किया है। ये बाध्यकारी नहीं है कि बच्चा वहाँ जाके ही पढ़े। निजी स्कूलों में सर जिस तरीके से अंग्रेजी माध्यम के प्रति जो क्रेज है, और कुछ लोग हैं जो कमज़ोर हैं या किसी कारणवश उन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़े, तो उनके लिए एक ऑप्शन के रूप में दिया है। सर हमें यह प्रयास करना होगा कि जो भी मातृभाषा है उसको इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लेवल के बराबर लाने के बाद कि ये किया जा सकता है कि इंग्लिश स्कूल है उसको बंद कर दिया जाए। पेरेंट्स अपने बच्चों को आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी सर। क्या कारण है इसका? सर एक तो जो इंग्लिश मीडियम है स्कूल है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई सर। इसके अलावा जैसे कि टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, या मेडिकल की पढ़ाई है, या जो भी नए साइंस के आविष्कार आ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है, और इंग्लिश है वो एक जुड़ाव की ज़्यादा लैंग्वेज हो गई ग्लोबल, इसकी वजह से। लेकिन जैसे चाइना जैसे कंट्रीज हैं, जी सर। तो आई थिंक वो तो अपनी जो मैंडरिन लैंग्वेज है उसमें पढ़ाते हैं। जी सर। और रसिया में रशियन लैंग्वेज है। जी सर। वो कंट्री भी अच्छा कर रहे हैं। जी सर। तो सर जो मैंने कहा था कि हिंदी जैसे लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश के बराबर अब हमको प्रदर्शित करना होगा। इस तरीके से हिंदी की कैपेसिटी करनी होगी कि इंग्लिश के जो साहित्य है उसको तुरंत रूप से हिंदी में वैसा के वैसा ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, और हिंदी में वे सभी नवाचार है वो शामिल किए जाए, हिंदी की साहित्य के रूप में इंग्लिश की तरह से समृद्ध किया जाए वैश्विक लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, हमने हिंदी को भी उसी स्तर पर लेके आ गए। जी सर। आपका कहने का मतलब कि उसका साहित्य और उसका जो भी शब्दकोश है उसको हमें सुदृढ़ करना है। जी सर। बट क्या ये पर्याप्त है? क्या ऐसा करने पर लोग अपने बच्चों को क्या हिंदी मीडियम पढ़ाने लग जाएंगे? जी सर, जब हिंदी और इंग्लिश इक्वल रूप से परफॉर्मेंस देनी शुरू हो जाएगी, तो ये मेरा मानना है कि ये ज़्यादातर संभव हो जाएगा सर। ओके। अखबार पढ़ा आपने आज का? जी सर। क्या न्यूज़ थी उसमें? सर ये तो सर यूसीसी को लेकर न्यूज़ थी। यूसीसी को लेकर न्यूज़ थी, और क्या थी? इसके अलावा सर मणिपुर हिंसा पर न्यूज़ थी, और सर जो राजस्थान में जो अभी एक जो कि एक मृतक को होता है सर, तो वो आप उसमें सड़कों पर है, वहाँ पर आप आंदोलन नहीं करोगे, उसको लेकर न्यूज़ थी। ये जो बिल आपने कहा कि मृतक शरीर के सम्मान की बात थी उसमें, जी सर। कि अब इस बिल के पास होने के बाद लोग मृत शरीर को एज हथियार के रूप में यूज नहीं कर सकते, उसको लेके वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। जी सर। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको सजा होगी। जी सर। बट समाज में कोई वर्ग ऐसा भी है जो उसका विरोध कर रहा है। जी सर। जैसे मोताना फड़ता है, जी तो सर। आदिवासी जो एमएलए के उन्होंने उसका वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे जो भी हमारे जो ट्रेडिशन है उसको कुठाराघात है। जी सर। और ऐसे इश्यूज भी आए हैं कि कुछ लोग जैसे किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से या कुछ कोई ऐसी घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसको दवा बनाने के लिए यूज करते हैं, तो लोग फिर उसको वो नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो उससे क्या होगा कि जो भी दोषी व्यक्ति है उन पे जो दबाव बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा। तो आप कैसे देखते हैं ये बिल गवर्नमेंट ने जो पारित किया है वो उचित है या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? जी सर, जहाँ तक सर अभी जो डॉक्टर वाली बात की थी, तो सर इसमें एक डेटाबेस बनाया जाएगा
वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पोस्टमार्टम का रिकॉर्ड होगा सर, डीएनए का रिकॉर्ड होगा, तो उस डेटाबेस से अपन बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं कि कौन से स्तर पर गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा सर जो जिस तरीके से वर्तमान में किसी भी बात पर अगर कोई मृत्यु होती है तो लोग जो सड़क जाम कर देते हैं, जो पब्लिक एक नुकसान होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और इकोनॉमी के रूप में सर, तो वो कम होगा। और जो संविदा आधारित लोगों के द्वारा लगातार जो नौकरियों की मांग की जाती है सर, तो वो कम होगा। इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजना है सर, उनसे जोड़ा जा सकता है। और ये आदिवासी समाज की जो प्रथा है उस पर क्या? हाँ सर, आदिवासी समाज की जो प्रथा है मौताना सर, तो सर वो हर सोसाइटी में कुछ न कुछ ऐसे लूप होल होते हैं सर, और समय के साथ उनमें सुधार करने की सर कोशिश की जानी चाहिए। और उनको ये बताया जाना चाहिए कि जैसे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, उसके तहत 10 लाख रुपए का भुगतान अगर किसी का उन परिस्थिति में आ पाते हैं तो कर दिया जाएगा। अच्छा, एक मैं आपको एजुकेशन में आप क्योंकि लेवल 2 के टीचर हैं, जी दिल्ली गवर्नमेंट जो एजुकेशन के लिए कर रही है, जी मैम, तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जी। ऐसा जैसा कि मीडिया के थ्रू जी समझने में आ रहा है। जी मैम, क्या वो सकारात्मक चेंजेस है जिनको अपन उनमें से राजस्थान में लागू कर सकते हैं? जी हाँ मैम, जो दिल्ली स्कूल हैं उसमें एक तो मैम जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक सीसीटीवी लगाए गए हैं हर स्कूल में, और अभिभावकों को वहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है। तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है दिल्ली स्कूलों का सर, एक में वो तो बेहतर है। दूसरा इसको जो वहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है और तो मॉनिटरिंग लेवल पर कार्य किया जा सकता है। और तीसरा मैम ये है कि जो एक 360 डिग्री जो वहाँ का एवोल्यूशन है, एजुकेशन गतिविधि भी और को एजुकेशन गतिविधि, उनको लागू किया जा सकता है। आप डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जी मैम। राजस्थान जैसे राज्य के लिए जी मैम। अभी डिजिटल डिवाइड काफ़ी बना हुआ है जी मैम। है ना? तो क्या ऐसे में डिजिटल एजुकेशन पॉसिबल हो पाएंगे जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेट कनेक्टिविटी, या फिर गर्ल्स में लड़कियों के लिए अभी टॉयलेट की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत कर पाना क्या गवर्नमेंट इस दिशा में कदम उठा पाएंगी? या ये ज़्यादा ज़रूरी है या बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ज़रूरी है? जी मैम, जहाँ तक मेरा मानना है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ही, परंतु साथ साथ डिजिटल के लिए मैम ये कर सकते हैं कि कुछ ब्लॉक लेवल पर स्कूल ऐसे स्थापित कर दी जाए, या ऐसे कुछ मॉडल स्कूल आसपास स्थापित कर दी जाए जो डिजिटल हो, ज्ञान को बढ़ाई दी जाए, हाइब्रिड मॉडल की पढ़ाई हो सके, ऐसा कुछ कार्य किया जा सकता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट कुछ इसी टाइप का काम कर रहा है जी राजस्थान के कुछ स्कूलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट जी बेसिस पे, वो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। जी मैम। कुछ याद है आपको उस स्कीम के बारे में? मैम मैं केस करना चाहूँगा, हाँ। स्मार्ट साला जो चल रहा है शायद हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का यूज। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो राजस्थान के कई स्कूलों को उन्होंने चुना है डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सॉरी मैम, जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए असर रिपोर्ट के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। मैम असर रिपोर्ट है एनजीओ प्रथम के द्वारा मैम जारी की जाती है, और इसके तहत ये बताया जाता है कि जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो कैसा है, ग्रेड 3 तक बच्चे हैं, क्या उन्होंने फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी हासिल की या नहीं की। इसमें मैम ये बताया गया कि राजस्थान में जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कम हुआ है, परंतु अगर ऑल ओवर इंडिया में 14 साल से ऊपर के बच्चों में देखा जाए तो वो राजस्थान है वो सेकेंड रैंक पर है ड्रॉप आउट में, और फर्स्ट रैंक पर यूपी है। क्या है ड्रॉप आउट का ये रेशियो बढ़ने के राजस्थान के रीजन क्या है ज़्यादा हाई रहने के? मैम वर्तमान में तो ड्रॉप आउट रेशियो है दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, परंतु जो उन्होंने जो 14 साल से 18 साल की कैटेगरी में दिखाया गया है, तो मैम उस समय के एक तो बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, दूसरा लोग जो गर्ल्स को स्कूल भेजने में जो हिचकिचाते थे वे कारण हो सकते हैं, और गरीबी भी हो सकता है इसका कारण। अच्छा, जो महात्मा गांधी मॉडल स्कूल चल रहे हैं और एक विवेकानंद मॉडल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ तक मेरा मानना है। जी मैम, विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है मैम वो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, जबकि महात्मा गांधी स्कूल है वो आरबीसी पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा जो विवेकानंद स्कूल है मैम वो कक्षा 6 से शुरू होती है और 12 तक है, जबकि महात्मा गांधी स्कूल है वो कक्षा 1 से शुरू होती है और वर्तमान में बाल वाटिका शुरू करके प्री प्राइमरी लेवल से भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा विवेकानंद स्कूल में 55% है वे बालिका है, और जबकि महात्मा गांधी स्कूल में ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है। क्या ट्रिकल डाउन थ्योरी वाला प्रिंसिपल आज भी प्रासंगिक है? जी मैम, पूर्ण रूपेण तो नहीं कहा जा सकता, पर अगर इकोनॉमी गतिविधियों के संदर्भ में कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे कि एक अगर बड़ा कोई यूनिकॉर्न हो तो उसका कोई अच्छा स्टार्टअप हो तो वहाँ अत्यधिक लोगों को जोड़ा जा सकता है, तो रोजगार सृजन किया जा सकता है, उस संदर्भ में देखा जा सकता है। अच्छा, एक विद्यादान कोर्स भी बनाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट में, ये क्या है? विद्यादान कोर्स में हाँ जी। मैम इसके तहत कोई भी व्यक्ति हैं या कोई भामाशाह हैं या एनजीओ हैं या कोई संस्था हैं, वो
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी स्कूल को डोनेशन दे सकती हैं या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में डोनेशन दे सकता है। अच्छा, एक अभी आप ये लोकल गेम्स आपकी हॉबी है जी मैम। है ना? कौन कौन से गेम्स में, लोकल गेम में आप शामिल करेंगे? जी मैम मैम जो मेरे गांव में खेले जाते हैं, जैसे एक नाहर बकरी गेम खेला जाता है, एक तग्गा गेम खेला जाता है, सरबर है, एक सौपट है, एक सिकोड़ी है मैम, ये मैं शामिल करूँगा। अच्छा, शरबत क्या है? सरबर एक गेम है मैम जिसमें 4 रेक्टेंगल होते हैं मैम, हाँ, और इसमें दोनों पक्ष होते हैं 16-16 गोटियाँ ले लेते हैं, और 4 गोटियाँ अगर एक सीध में आ जाती है तो वो पक्ष जीत जाता है। अच्छा, इसका यूज क्या है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, जो आप हॉबी बता रहे हैं आपकी? एडमिनिस्ट्रेशन में मैम कोई भी गेम हो तो ये तो स्ट्रेस लेवल है उसमें कम करने में काम आता ही है, साथ ही एक टीम मैनेजमेंट के रूप में काम कर सकते हैं, और जब 2 जने खेलते हैं तो एक दूसरे को समझने, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में भी काम ले सकते हैं, और समाज की दृष्टि से भी काम ले सकते हैं। अच्छा, नकल रोधी कानून अभी सरकार ने स्ट्रिक्ट कर दिया, जी मैम। पहले बनाया था, जी मैम। क्या क्या सजाओं के प्रावधान में स्ट्रिक्टनेस की है इन्होंने? जी मैम, एक तो मैम 10 वर्ष की मिनिमम सज़ा कर दी है और अधिकतम में आजीवन कारावास कर दिया है, और दूसरी बात मैम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया है, और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है वो 1 करोड़ जुर्माना नहीं अगर देता है तो 2 वर्ष उसको एक्स्ट्रा सज़ा दी जाएगी। अच्छा, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? मैम बाड़मेर। बाड़मेर जिले से जी बिलोंग मैम। करते हैं। एक अजरक प्रिंट काफ़ी फेमस है, जी क्या है ये? मैम अजरक प्रिंट है जिसके तहत तुर्की शैली और ज्यामिति अलंकरण पर आधारित है मैम, इसमें नीले रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक रंगों द्वारा ठप्पों के माध्यम से सफाई की जाती है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि बाड़मेर का ना पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, जी और फिर भी बालोतरा को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जी है, तो क्या बालोतरा एक डिस्ट्रिक्ट के पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा, उनको बनाना जायज़ था? जी मैम, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक तो भौगोलिक दूरी है मैम, तो एक तो मेन फैक्टर वो हो सकता है, दूसरा मैम ये है कि प्रशासनिक जो भी वर्क है वो ज़्यादा नहीं हो और लोगों तक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है सरकार का वो बेटर हो, तो उस दृष्टि से मैं उचित है। एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, क्या उसमें बाड़मेर शामिल है? जी मैम, उसमें बाड़मेर शामिल है और राजस्थान के 4 जिले शामिल है। ओके, बाड़मेर में क्या प्राकृतिक गैस के भंडार है क्या? मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ गुड़ा मालदानी में है। और कोयले के? मैम कोयले के भंडार बाड़मेर में सर 3 जगह है, कपूरडी है, झाड़ीपा है, और दूसरा मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई 3 तेल के कुएं बताइए जो वहाँ पे मिले हैं। मैम मंगला है, रागेश्वरी है, कामेश्वरी है। ठीक है। बालोतरा से हो, रिफाइनरी बन रही है बालोतरा, जी सर। तो रिफाइनरी में इसमें स्पेसिफिक क्या है, नया क्या है? जी सर, एक तो सर ये देश की पहली हरित रिफाइनरी होगी और इसमें BS6 पर आधारित जो पेट्रोल उत्पाद है उसका उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा एक पेट्रोल कॉम्प्लेक्स है वो इसकी स्थापना की जाएगी, और सर मैं अभी तक हरित रिफाइनरी से क्या मतलब है? मेरे हिसाब से सर कम से कम प्रदूषण हो उस लेवल पर कार्य किया जा रहा है। ओके, ये रिफाइनरी क्या बाड़मेर का जो ऑयल निकल रहा है उसी को परिष्कृत करेगा? हाँ जी सर, जहाँ तक मुझे मालूम है। ओके, तो बालोतरा में ऐसे क्या फैक्टर है, वहाँ पे रिफाइनरी स्थापित करने के क्या रीजंस है? जी सर, सर मेरे हिसाब से पहले जो लीलाना की बात की गई थी तो वहाँ कुछ भूमि संबंधी अधिग्रहण संबंधी हो सकता है कोई इश्यू रहा हो, और पचपदरा में ये इश्यू कम था और सरकारी जमीन आसपास ज़्यादा थी सर उस संदर्भ में। तो इससे क्या पचपदरा का जो नमक उत्पादन क्षेत्र है वो कम नहीं हो जाएगा रिफाइनरी स्थापित करने से? हाँ, अगर सर वहाँ के एरिया में देखें जो वर्तमान में नमक उत्पादित हो रहा है जो सांबरा क्षेत्र है और आसपास है सर, तो उस पर ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, परंतु उसके लिए आसपास के क्षेत्रों का और विकास किया जा सकता है। ओके, आपके बालोतरा के आसपास एक नाकोड़ा मंदिर है कोई? जी सर। वो क्यों फेमस है? सर नाकोड़ा है वो जैन मंदिर है और साथ साथ वैष्णव मंदिर भी है, यहाँ सर पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं, इसका ज़्यादा प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ? जी सर। हम तो सुनते हैं नाकोड़ा भैरवनाथ जी का मंदिर है। सॉरी सर, मैंने पार्श्वनाथ पढ़ा, हो सकता है मैं गलती। ठीक है, आपकी जो ग्रेजुएशन हुई है वो JNVU से हुई है? जी सर। JNVU किसके नाम पर है, यूनिवर्सिटी का नाम? जी सर। सर ये जय नारायण व्यास जी हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर है। जय नारायण व्यास जी का कोई राजस्थान की जो एकीकरण और उससे पहले प्रजामंडल आंदोलन में क्या योगदान है? जी सर। सर जय नारायण व्यास जी के द्वारा जो मरुधर हितकाणी सभा थी सर, उसका एक तो पुनर्गठन किया गया था, और इसके अलावा जो पशुओं का जो बाहर लेकर जा रहे थे और मारवाड़ी
करने के बाद की स्थानीय नौकरियों का सर। तो इन्होंने तोल अभियान में भी भूमिका निभाई थी? सॉरी सर, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। एक आपने लिखा है एनसीसी बी सर्टिफिकेट, जी सर। तो बी और सी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? जी सर, एनसीसी में सर 3 ईयर्स का जो वर्तमान में जो डिप्लोमा है एनसीसी में, उसमें अगर 3 ईयर्स कंप्लीट कर देते हैं तो सी सर्टिफिकेट मिलता है, और 2 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो बी सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो आपने 2 ईयर किए और जी कॉलेज के दौरान किए, जी सर। तो तीसरा क्यों नहीं किया? सर उस समय जब मैं 3rd ईयर में था तो उसमें मुझे डेंगू हो गया था, और मैं उसमें कैंप है वो अटेंड नहीं कर पाया था इसकी वजह से। अच्छा, तो क्या क्या सीखा एनसीसी में आपने? कौन कौन से कोई हथियार चलाने सीखे? जी सर, .22 जो राइफल्स हैं यूगोस्लाविया वाली, उसके तहत हमें फायरिंग सीखी गई थी, और इसके अलावा जो ड्रिल है सर वो सीखी गई है। तो एनसीसी के गठन का उद्देश्य क्या रहा, क्यों गठन करना पड़ा? जी सर, इसको सर मैं 2-3 स्तर पर सोच रहा हूँ। एक तो ये है कि बच्चों में अनुशासन का विकास हो, और कुछ लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो बच्चों में पैदा हो, जैसे सहिष्णुता हो गई, धर्मनिरपेक्षता हो गई, सामाजिक समरसता की भावना हो गई। तीसरा, बच्चे हैं वे सैन्य लाइफ को एड्रेस कर पाएँ कि सैन्य लाइफ क्या है और किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्य या सैन्य मूल्य? सर लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में भी सहिष्णुता है, सामाजिक समरसता है, और ये कैसे बढ़ाती है एनसीसी सहिष्णुता, सामाजिक समरसता? जी सर, जैसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है सर, तो उसमें सभी को एक ही प्लेस में रखना और एक्टिविटी कराना, और ऐसे मुद्दों पर देखा जा सकता है। आज की तिथि बता सकते हो क्या है, आज की तिथि कौन सी है? सॉरी सर, मैं बंद नहीं कर पा रहा। चलो, कजली तीज ये कब मनाई जाती है? सर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। कहाँ की फेमस है? सर बूंदी की फेमस है। ओके। देवउठनी एकादशी जी सर, ये कब है होती है? कार्तिक शुक्ला 11 को सर। अच्छा, तो ये किससे रिलेटेड है? सर भगवान विष्णु हैं, वे क्षीर सागर में जब सोने के लिए चले जाते हैं 4 माह के रूप में, तो वापस वे उठते हैं सर, इसलिए मनाई जाती है। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बैठो बैठो, अभी बैठो। ये स्माइल कहाँ थी अभी तक? पूरे इंटरव्यू में स्माइल नहीं थी, स्माइल नहीं थी, एकदम ऐसे लग रहे हो कि रोबोटिक। अच्छा दे रहे हो आंसर, अच्छा दे रहे नॉलेज हो। अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, सब कुछ है, फिर थोड़े से ना इतने वो सहज बनो थोड़ा सा। इसमें सर मैम एक समस्या ये है कि मैं स्पीड से ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये मेरी समस्या, ये मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं पा रही। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल करो, वो मिरर प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों से बात करो, समय ऐसा करो, और स्माइल के साथ थोड़ा सा ऐसे जेन्युइन लगे। नहीं, आपने अच्छा बताया। चीजें सारी अच्छी थी, नॉलेज आपको हर फील्ड का है, अच्छा नॉलेज है। जी हॉबी भी आपने आपके अच्छी चूज करी है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेंगे। हाँ, नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा बने दिए, अगर मुझे पूछेंगे मैं उनको खेलना सिखा सकता हूँ। नहीं हो जो भी बता रहे हो वो ठीक है, अच्छा बता रहे हो, सारी चीज़ें अच्छे से बताइए, बस यही है स्माइल। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो मातृभाषा वाला, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, आपने अच्छा बताया उसका कि भाई हमको हिंदी भाषा को भी उस स्तर तक पहुंचाना जिस साहित्य उन्नत करना है, और उसको इंग्लिश के स्तर तक पहुंचाना है, लेकिन ऐसा करने से तो बात नहीं बनेगी ना। बच्चों को फिर भी नहीं डालेंगे। इसका की फैक्टर होता है एम्प्लॉयबिलिटी, उसकी रोजगार परकता किसी भी भाषा की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो उसमें लोग रुचि लेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी है ना, वो बढ़ानी पड़ेगी हमें, जब मातृभाषा हो चाहे हिंदी हो। साहित्य तो अपनी जगह ठीक है, बट पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को आज इंग्लिश मीडियम में इसलिए भेज रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा जो वर्तमान में जो मार्केट में जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा हमारे पास जॉब के अवसर हैं, इसलिए वो भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेना। हाँ, बाकी आपको कोई सवाल पूछना हो तो। बस आज राजस्थानी भाषा में अगर लाखों रोजगार के अवसर हो तो सब उधर भी जाएंगे, ऐसी कोई वजह नहीं है कि, तो वो वाली बात है। तो और कोई क्वेरी आपकी? नहीं सर, ये स्पीड वाला ही रोकना, ये मेरी समस्या है, बस वो खुद ही होगा तो उसके बाद। चलो कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।